हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है कि एमपीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में जो सेकंड पेपर होता है उसमें पॉलिटी मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसी क्रम में मैंने आज एक नया टॉपिक चुना है कि हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है और बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैंने सबसे कठिन प्रश्न को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और इसके जस्ट दूसरे वीडियो में मैं प्रेसिडेंट के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी प्रेसिडेंट का चुनाव हिंदुस्तान में कैसे किया जाता है, उसकी क्या पद्धति है, वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट होता है। सारे कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो। कोई बिल तब तक पास नहीं होगा, कोई बिल तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि उसके हस्ताक्षर नहीं होंगे। इसी तरह से जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं भारत सरकार के द्वारा, उसमें प्रेसिडेंट के द्वारा ही उनके नाम से अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन वो नॉमिनल हेड होता है। जो असली जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के साथ में उनका कैबिनेट ये सत्ता का या शासन का संचालन करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इनका चुनाव कैसे होता है इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके लिए अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले इन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया होना अनिवार्य है। कोई विदेशी भारत का राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति के अभ्यर्थी के लिए, कैंडिडेट के लिए कम से कम 35 साल का उम्र होना चाहिए। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और उसे लोकसभा के सदस्य मतलब एक एमपी जो लोकसभा में चुना जाता है उसके लिए जो अर्हता होती है, क्वालिफिकेशन होती है, उतना अर्हता उनके पास में होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि सिटिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स, स्टेट के भी और केंद्र के भी इनको छूट प्रदान की गई है। और अगर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जिस दिन अगर ये जीत जाते हैं और जिस दिन ये शपथ लेते हैं उसी दिन से उनकी सदस्यता, मतलब अगर एमएलए हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, एमपी है तो वो भी सदस्य समाप्त हो जाती है। तो जो प्रीवियस पोस्ट उन्होंने जो होल्ड किया है वो सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। तो ये तो बेसिक बात हुई अर्हता के बारे में। अब हम चलते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे आर्टिकल 52 में सर्वप्रथम ये लिखा गया कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में जो हम मुख्य बिंदु है 54 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण किया जाता है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा है? जो चुने हुए जो एमपी हैं लोकसभा के और राज्यसभा के तथा विधानसभाओं के, जो स्टेट के विधानसभा हैं असेंबलीज, उनके जो चुने हुए एमएलए हैं, और जो यूनियन टेरिटरी खास करके दिल्ली जहाँ पर की असेंबली है, पांडिचेरी जहाँ पर की असेंबली है, और अभी जम्मू और कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है लेकिन वहाँ असेंबली रहेगी, तो उनके भी जो विधायक हैं वो भी इस इलेक्टोरल कॉलेज के हिस्सा होंगे। अगर कोई राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार होना चाहता है तो उसको 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक, 50 प्रस्तावक और समर्थक, 50 समर्थक वो
इलेक्टोरल कॉलेज में से ही होगा। मतलब एमएलए हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं जो चुने हुए। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी उसमें भाग लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन या नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज के फील्ड में जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनका नाम है, ऐसे व्यक्तियों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का प्रजा प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, 2 सदस्य का मनोनयन भी उनके द्वारा किया जाता है। तो अभी लोकसभा में मैक्सिमम 550 सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य में कुछ 552 सदस्य हो सकते हैं, और राज्यसभा में कुल संख्या 250, जिसमें से 12 सदस्य का मनोनयन होता है, नॉमिनेशन होता है, और 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, मतलब एमएलए के द्वारा किए जाते हैं। सभी राज्यों के कोटा राज्यसभा में फिक्स किए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल 54 है उसमें यह बताया गया है कि उस इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया हुआ सदस्य भाग नहीं ले सकता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अगर नॉमिनेटेड है तो भाग नहीं ले सकता है। अगर राज्य विधानसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर एंग्लो इंडियन समुदाय के हैं तो वो भी भाग नहीं ले सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर जो लोकसभा के या राज्यसभा के हैं वो भी भाग ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव केवल पार्लियामेंट के सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात एमएलए भाग लेते हैं। अब इसके लिए जो धारा 55 है उसमें व्याख्या की गई है कि इलेक्शन कैसे हो। तो इलेक्शन के लिए इलेक्शन का एक मेथड बताया गया है कि इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए एकल संक्रमणीय व्यवस्था को लागू किया जाएगा, माने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किया जाएगा। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। और जब हम आगे बताना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो थोड़ा सा एक कठिन टॉपिक है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो चुनाव होता है वो सेक्रेट बैलेट के द्वारा किया जाता है। सेक्रेट बैलेट मतलब गुप्त मतदान के आधार। और एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार के व्हिप जारी नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको दोस्तों मालूम है, जब किसी बिल को पास कराना होता है तो जो पार्टियां अपने अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी करती है और जो सदस्य व्हिप का उल्लंघन कर देते हैं तो उनको एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत में उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी सदस्य किसी को भी पार्टी से उठ करके भी वोट दे सकता है। तो ये इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि जो ये चुनाव होता है वो 1971 के जनगणना के आधार पर किया जाता है। इसके बाद हम आएंगे और इसका महत्व क्यों है, ये 2026 तक ये लागू रहेगा और उसके बाद जब 2026 का जब जनगणना कंप्लीट होगा तो उसके आधार पर आगामी जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसको एक बेस मान लिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका निर्माण कैसे होता है और एक एमएलए का वोट या वोट
कि गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम मध्य प्रदेश एक स्टेट का चुनाव कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश के लिए मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश का 5 करोड़ है। तो हमें और ये भी हमें मालूम है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 230 है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, और उसके बाद फिर जो हमें परसेंट मिलेगा उसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो जैसे उदाहरण के स्वरूप में मान लीजिए 5 करोड़ पॉपुलेशन है एमपी का और इसकी सदस्य संख्या है 230, सबको मालूम है। तो 5 करोड़ में 230 से भाग देंगे, तो इसका जो परसेंट आया मतलब इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,17,391, उसमें फिर 1,000 से भाग देंगे, तो ये रिजल्ट आता है 217.391। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि 391 जो है वो 5 से कम, 5 या 5 से कम है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो रह गया कितना 217। अगर यहाँ पर यही 217.691 हो जाता तो हम इसको 218 कर देते, लेकिन चूंकि 0.391 है इसलिए हम उसको 217 मानेंगे। तो एक एमएलए के वोट की कीमत कितना है 217। अब मध्य प्रदेश विधानसभा में सारे एमएलए का जो वोट होगा उसका कुल जो वैल्यू है वो 217 गुणित 230 इक्वल टू 49,910। तो टोटल मध्य प्रदेश के जितने भी एमएलए हैं उनकी जो वोट का वैल्यू है वो होगा 49,910। लेकिन ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है कि हर स्टेट के एमएलए के वोट का वैल्यू होता है। जैसे अब एक उदाहरण हम दूसरा देते हैं कि मान लीजिए हम सिक्किम में स्टेट का एक उदाहरण लेते हैं। सपोज कि सिक्किम में उसका पॉपुलेशन 20 लाख और हमें मालूम है कि उसकी जो सदस्य संख्या है एमएलए की संख्या वो 40 है। तो अगर हम उसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा और फिर 1,000 से वोट देंगे, 1,000 से भाग देंगे तो ये होगा 50 वोट। तो एक एमएलए जो सिक्किम का है उसका वैल्यू है 50 वोट, लेकिन एमपी में एक एमएलए के वोट का वैल्यू है 217। ये देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। तो अगर हम सिक्किम के 40 सदस्यों का कुल वोट देखेंगे तो वो हो जाएगा 50 × 40 मतलब 2,000। तो इस तरह से हर स्टेट का अलग अलग वैल्यू है, उसके एमएलए का वैल्यू अलग है। यूपी में चूंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसके एमएलए के वोट की कीमत सबसे ज़्यादा है। अब हम आते हैं कि एमपी एक वोट का कीमत क्या है। एक एमपी का माने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो चाहे लोकसभा का, इसके लिए फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए कि सभी स्टेट के एमएलए के वोट का वैल्यू हमने जोड़ लिया सिक्किम से लेकर के यूपी तक का, और उसके बाद हम जोड़ने के बाद में एक उदाहरण के स्वरूप में मान लेता हूं कि 5,50,000 वोट होता है। और हमें यह भी मालूम है कि टोटल एमपी की संख्या भारत में कितनी है। तो आपको ये देखना होगा, अभी जैसे मैंने बताया कि 238 इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में और 550 अधिकतम और 2 नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा में रह सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि उस समय में जब चुनाव हो रहा है तो लोकसभा में कितने एमपी निर्वाचित हैं। तो मान लीजिए कि वो निर्वाचित जो सदस्य संख्या है वो है निर्वाचित और माने दोनों सदनों के जो एमपी है उनकी कुल संख्या है 775। अब 775 से हमें जो टोटल एमएलए के वोट्स हुए उसमें 775 से भाग दे देंगे। 775 कैसे, मान लीजिए कि 543 मेंबर हमने लोकसभा के लिए जोड़े और राज्यसभा के लिए
232 हो रहा, कुल मिलाकर के 775 हुआ। वो समय के हिसाब से अलग अलग समय में सदस्य संख्या अधिक हो सकती है। तो एक उदाहरण के स्वरूप में बताना चाहता हूं कि 5,50,000 में 775 से भाग देंगे, जो कुल लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर की संख्या है, तो ये आएगा 709.67741 तो चूंकि दशमलव के बाद में 6-7 जो है वो 5 से अधिक है, तो उसमें एक और जोड़ेंगे, ये कुल हो जाएगा वोट की कीमत 710। इसका मतलब हुआ कि एक एमपी के वोट की कीमत है 710। अब अगर टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमपी जितने भी हैं उनके अगर हम गणना करेंगे तो 710 गुनी 775 इसका ये हो गया 5,50,250। तो अब दोस्तों टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएस एंड इलेक्टेड एमपीज ये कितना हो जाएगा? सबसे पहले 5,50,000 था, अब एमएलएस के जो एमपीज के ये हो गए 5,50,250, इसको दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाता है 11,250। अब ये टोटल वोट की वैल्यू है। मान लीजिए कि 5-10 सदस्यों ने जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं उन्होंने इनवैलिड वोट कर दिया और उनका टोटल वैल्यू उस वोट की कीमत होती है मान लीजिए 250। तो इनवैलिड वोट की कीमत 200। तो अब जो वैलिड वोट की संख्या हो गई वो टोटल हो गया 11 लाख। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव जीतना चाहता है तो उसको 11 लाख बटा 2 और +1 मतलब 11 लाख का को 2 से डिवाइड करेंगे, ये होता है 5,50,001 और +1 करेंगे तो इतना वोट जिसको आएगा वही आदमी चुनाव जीतेगा। अब इसके लिए एकल संक्रमण पद्धति को अपनाया जाता है, सिंगल ट्रांसफर वोट कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए कि ये टोटल वोट जो है वो 11 लाख है। अब 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं A, B, C, D। अब जो वोट मिला है वो है A को 3,50,000, B को 4 लाख, C को 3 लाख और D को 50,000। ये कुल मिलाकर वोटों की संख्या होगी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको सबसे कम वोट आया उसको हटाएंगे। क्यों? कि फर्स्ट काउंटिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर अगर मान लीजिए ए को 5,50,001 अगर वोट मिल जाता है तो फिर समस्या समाप्त हो जाती है वहीं पर ही, और उसके लिए फिर हमें इतना गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन क्योंकि जो फर्स्ट जो प्रेफरेंस के जो वोट हुए हैं उसमें ए को 3,50,000, बी को 4 लाख, सी को 3 लाख और डी को 50,000। तो चूंकि डी को सबसे कम वोट मिला इसीलिए हम इसको एलिमिनेट करेंगे, खत्म कर देंगे। अब हम देखेंगे कि डी ने जो 50,000 वोट जो है उसमें सेकंड प्रेफरेंस वोट किसको किसको दिया है। तो मान लीजिए कि डी ने 5,000 तो ऐसे वोट थे जिसको कि उसने फर्स्ट प्रेफरेंस ही लगाया, सेकंड प्रेफरेंस किसी को दिया ही नहीं। तो मान लीजिए एक उदाहरण के स्वरूप में 45,000 वोट ऐसे हैं जिसको कि उसने सेकंड प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो अब देखना पड़ेगा कि किसको किसको उसने दिया है। तो सपोज ए को 30,000 वोट दिया गया है सेकंड प्रेफरेंस, बी को 5,000 वोट दिया गया है और सी को 10,000 वोट दिया गया है। तो अब इसकी जो टोटल जो गणना हो गया वो हो गया 3,80,000, इसको बी को हो गया 4,05,000 और सी को 3,10,000। अब देखने वाली बात यह है कि 3,80,000 वोट प्राप्त करने के बाद भी वो कोई भी कैंडिडेट नहीं जीतता है, क्योंकि जीतने के लिए चाहिए 5,50,001। अब अगला प्रोसेस क्या होगा? अगला प्रोसेस यह होगा कि चूंकि एबीसी में से सी को सबसे कम वोट मिले हैं तो इसका जो जितना वोट है 3 लाख वोट,
तो इसमें हम देखेंगे कि थर्ड प्रेफरेंस क्या है। तो थर्ड प्रेफरेंस में अगर हमें ये दिखता है कि उसने थर्ड प्रेफरेंस में जो वोट मिला है सी को, उसमें 2 लाख वोट जो है वो ए को मिला है और 1 लाख वोट बी को मिला है। तो अब जो टोटल संख्या हो गया वो हो गया 5,80,000 ए को वोट मिला और बी को 5,05,000 वोट मिला है। जीतने के लिए 5,50,000 एक वोट चाहिए। चूंकि ए को 5,80,000 वोट मिल गया, इसीलिए ए विनर है और वो राष्ट्रपति के पद के का विनिंग कैंडिडेट है और वही राष्ट्रपति हिंदुस्तान में बनता है। तो दोस्तों, मैंने इस थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि बहुत आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे वीडियो मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का अभाव मैंने देखा। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर किया जाए और जो बच्चे एमपीपीएससी में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये अगर यह क्वेश्चन पूछा गया तो उसका जवाब वो सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा 2 चीज और बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। 2 आधार पर राष्ट्रपति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला यह है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की धांधली या मैल प्रैक्टिसेस होती है तो इसका जो जांच है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। किसी तरह के विवाद होने पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में जांच करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। तो अगर मैल प्रैक्टिसेस में या धांधली में सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया और उन्होंने इलेक्शन को रद्द कर दिया तो स्वतः राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा और उनका सीट वैकेंट हो जाएगा। दूसरा प्रक्रिया है इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, जिसको महाभियोग बोलते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का ऐसा कोई कार्य जो संविधान के हिसाब से उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए अलग से प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें कि राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा इसमें महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। शर्त यह है कि मान लीजिए अगर राज्यसभा ने इस प्रक्रिया को शुरू किया तो कम से कम 1/4 जो उनके सदस्य संख्या है उसके 1/4 सदस्य मतलब 25% जो मेंबर्स हैं उनको नोटिस देना पड़ेगा, महाभियोग का नोटिस देना पड़ेगा और वो 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। राज्यसभा जो आरोप है, चार्ज है, उसकी जांच करेगी। राष्ट्रपति को स्वतः या अपने लॉयर्स के द्वारा उन्हें डिफेंड करने का अधिकार है, वो डिफेंड कर सकते हैं वहां राज्यसभा में। जैसे रामास्वामी के कोर्ट केस में 1993 में आपने देखा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन पर महाभियोग चलाया गया था, तो उन्होंने कपिल सिब्बल को एडवोकेट नियुक्त किया था और बहुत देर तक उनके द्वारा बहस किया गया था। इसी तरह की प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए 2/3 बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा लगाए गए आरोप को पास कर देती है, माने सिद्ध कर देती है, तो उसके बाद में लोकसभा में पुनः ये प्रस्ताव जाएगा और वहां पर इसकी जांच की जाएगी और बहस की जाएगी। अगर लोकसभा के द्वारा भी 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया जाता है, दिन पारित होता है उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। तो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में 2/3 मेजोरिटी का प्रावधान रखा गया। मतलब टोटल सदस्य संख्या, मान लीजिए कि
राज्यसभा की सदस्य संख्या 230 है उस समय। तो 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर यह प्रस्ताव पारित होता है, 2/3 मतलब 152, तो ये पारित समझा जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति का पद 4 परिस्थितियों में खाली हो सकता है, वैकेंट हो सकता है। पहला है डेथ, असामयिक मृत्यु हो जाए, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। दूसरा रेजिग्नेशन, जैसे बीबी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। तीसरा पॉइंट है इम्पीचमेंट, महाभियोग। अगर महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है और ऐसी परिस्थिति में उनके पद पर तात्कालिक रूप से उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। सबसे जो लास्ट का पॉइंट है वो है एब्सेंस फॉर लॉन्ग पीरियड ड्यू टू इलनेस। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि राष्ट्रपति बहुत दिनों तक बीमार हो, कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, तो उस पीरियड के दौरान भी उपराष्ट्रपति उनका कार्य देखता है और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं और जब वो ड्यूटी रिज्यूम करते हैं तो उस दिन से पुनः राष्ट्रपति अपना कार्य करने लगता है। एक अंतिम परिस्थिति ये हो सकती है कि देश में आपातकाल हो जाए या ऐसा ज़्यादा डिजास्टर हो जाए, भूकंप हो जाए, महामारी फैल जाए या दूसरे देश के द्वारा युद्ध थोप दिया जाए, तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाए जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव जो समय सीमा है उसमें किया जाना संभव नहीं हो पाता है, तो उस परिस्थिति में जो इनकम्बेंट राष्ट्रपति हैं, जो पद पर हैं, वही कंटिन्यू करेंगे और जब चुनाव हो जाएगा तब वो पद को छोड़ेंगे, डिमिट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये 4-5 परिस्थितियां आपके सामने बताई। अब एक सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली मतलब परोक्ष रूप से क्यों किया जाता है और इसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की सिस्टम क्यों अपनाई गई। तो दोस्तों, अगर राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट किया जाता तो इससे राष्ट्रपति का पद बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता। मतलब चूंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जिसमें कि प्रधानमंत्री गवर्नमेंट का मुखिया होता है और सारे कार्य प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव भी डायरेक्ट होता तो एक तो चुनाव का भार बहुत ज़्यादा आता, दूसरा ये भी संभावना था कि राष्ट्रपति अधिनायक भी हो सकता था। जैसे कि हमारे पास में एक दृष्टांत है कि 1448 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा लुई बोनापार्ट फ्रांस में राष्ट्रपति बना डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कुछ दिनों के बाद में फ्रांस में डिक्टेटरशिप मतलब अधिनायकवादी गवर्नमेंट की स्थापना कर दी, तो जो डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया। तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को अपनाया गया। दूसरा ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो व्यवस्था की गई है उसके पीछे मकसद ये है कि चूंकि राष्ट्रपति देश के सभी कम्युनिटी, सभी वर्गों, सभी राज्यों, सभी रीजन, सभी रिलीजन, सभी कम्युनिटी के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए उनका चुनाव में सबकी सहभागिता हो। अगर राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ पार्लियामेंट के सदस्य द्वारा होता तो यह संभावना थी कि कभी कभी किसी पार्टी को अजय बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में हो जाता और वो अपने मन के राष्ट्रपति चुन सकते थे। लेकिन यह भी हो सकता था कि राज्यों में उनका बहुमत न हो उस पार्टी का, तो इस तरह से पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति नहीं कर पाते। लेकिन इस व्यवस्था में चूंकि विधानमंडल के सदस्य और लोकसभा के सदस्य इसमें निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, तो यह भी संभावना है कि अगर कोई पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में तो अजय बहुमत में है, लेकिन बहुत सारे राज्य में उसका बहुमत नहीं है,
तो ऐसी परिस्थिति में वो अगर चाह करके भी अपना राष्ट्रपति को चुनाव नहीं जितवा सकता है। तो कुल मिलाकर के लबो-लुआब ये है कि ये जो पद्धति अपनाई गई है उसमें जो एमएलए और एमपीज की जो सहभागिता रखी गई है, इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान चूंकि एक संघ है, फेडरल है, तो इस फेडरल के एलिमेंट्स को मजबूत करने के लिए, ताकि राज्यों को भी ये लगे कि उनका भी हिंदुस्तान के शासन सूत्र में या गवर्नमेंट में उतना ही हिस्सा है जितना कि दूसरे का है। तो चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो पंजाब का हो, सबकी भागीदारी बराबर है। तो इसीलिए यह जो पद्धति अपनाई गई है उससे संघीय ढांचा को मजबूत करने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इस पर हमने आपको विशद जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और दूसरे टॉपिक पर हमारे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे और आपके समक्ष पेश किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।